हेलो बच्चों, जितने भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब से हम बिल्कुल रेगुलर इसकी क्लासेस चालू कर देंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। ठीक है, तो जैव उर्वरक लिख लेना आप लोग, जैव उर्वरक। इंग्लिश मीडियम में देख लो, ऑर्गेनिक मैन्योर। ये वीडियो दोनों मीडियम में बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइज़र लिख लेना आप लोग, बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइज़र, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। चलो इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। आपको पता हो तो थोड़े दिन पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने संश्लेषित उर्वरक के बारे में पढ़ा था। संश्लेषित जो बनाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे याद है? कुछ यूरिया पढ़ा था आप लोगों ने डीएपी पढ़ा था, आप लोगों ने कैन पढ़ा था। ये सब क्या थे? मानव निर्मित थे। लेकिन आज हम ऐसे पढ़ेंगे जो प्राकृतिक रूप से बनाए जा सकते हो, जिसमें किसी प्रकार के केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती हो। तो देखो, पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद में इंग्लिश में चलेगा। समझ में आ गई सबको बात? तो देखो, इसको आप साथ के साथ नोट करते चलना। पहला टॉपिक है जैविक खाद क्या होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं। तो जैविक खाद उसे कहते हैं जिसमें जीवों के अंश हो, ऐसी खाद को प्राकृतिक या जैविक खाद भी कहते हैं। कुल मिला के हम किसकी बात कर रहे हैं? गोबर की खाद की, हरी खाद की, खली खाद की, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप, इन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन सब के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लेना, डेफिनेशन को याद कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल के बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल क्लियर आएगा ये वाला। ऑर्गेनिक मैन्योर इज द मैन्योर इन विच द रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। सच मैन्योर इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल और ऑर्गेनिक मैन्योर। इन ऑर्गेनिक मैन्योर जनरली फॉर्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, ऑयल केक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप मैन्योर, बिसाइड द बोन मैन्योर, poultry manure, fish manure, human extra manure. It is also composition of organic matter. देखो, मैन्योर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुल मिला के बात क्या कर रहा है? देखो, हम जब कैन और डीएपी पढ़ रहे थे, वो कोई प्राकृतिक नहीं था। उसमें हम क्या कर रहे थे? हम बना रहे थे। यहाँ क्या होगा? इसमें जो भी चीज़ें बनाई जाएगी वो सारी सारी क्या होगी? प्राकृतिक होगी, नेचुरल होगी। एक बार बताओ, अगर हम डंग की बात करें, गोबर की बात करें, तो ये क्या चीज़ है? नेचुरल है। इससे हम क्या बनाएंगे? खाद बनाएंगे। अब ये जो हम फर्टिलाइज़र या खाद बनाते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जब तुमको याद हो, जब हमने यूरिया वगैरह पढ़ा तो हमने बताया था यूरिया कैसे प्रकृति होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो बताओ, मिट्टी को क्या कर देता है? एसिडिक नेचर का बना देता है। तो मिट्टी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो क्या हो जाती है? मिट्टी खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए हम यहाँ किसकी बात करेंगे? हम ऐसे खाद बनाएंगे जिससे हमारी मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्यों यूज़ में लिया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या काम करता है? देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, लिख लो उपयोगिता ऑर्गेनिक मैन्योर की या जैविक खाद की उपयोगिता। इंग्लिश में ना लिख दो, यूज़फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। भाई, इससे क्या क्या उपयोगिता है, क्या यूज़फुल है हमारे लिए? तो ध्यान रखना, पहला क्या होता है? ये मिट्टी की फर्टिलाइज़र उर्वरकता क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। फर्टिलाइज़र कैपेसिटी को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। समझ में आ गई बात? इसी तरह इसके बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे ध्यान रखना, ये फसलों की, ये क्रॉप्स की ग्रोथ को क्या करता है? बढ़ा देता है। फसलों की क्रॉप्स को क्या करता है? जो भी फसलें हैं उनकी ग्रोथ को क्या करता है? उनकी वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, तो क्रॉप्स की ग्रोथ को क्या करता है? इंक्रीज कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? ये मिट्टी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये किसी तरह मिट्टी को डैमेज नहीं करते, उनको एसिडिक बेसिक या इसी नेचर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसी मिट्टी न्यूट्रल थी ना, वैसे की वैसी न्यूट्रल कंडीशन में रहने देते हैं। तो ये पॉइंट जो मैंने तीनों बोले वो डाल के आप लोग लिख लेना, जो मैंने बोला है। ठीक है, चलो जी, ठीक है, आगे बात करें। आगे बात है जैविक खाद्यों का। देखो, वर्गीकरण कर रखा है। जैविक खाद्यों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला होता है जिनका सूक्ष्म रूप में काम में लेते हैं, दूसरा तो जिन्हें मीडियम में रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक या कार्बनिक खाद्यों के निम्न के वर्गीकरण से। तो पहले हिंदी चलेगा और फिर इंग्लिश चलेगा। स्थिर स्थूल जैविक कार्बनिक खाद्य, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। ध्यान रखना, इनको बल्कि क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होने का इनका प्रयोग अति मात्रा में करना पड़ता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, मलमूत्र की खाद, सीरी खाद, प्लेसमेंट। देखो, अब तुम सोचोगे सर पोषक मात्रा कम है फिर क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि देखो, इनको बनाना बहुत ही आसान होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। समझ में आ गई बात? आगे देखो, सांद्रित जैविक या कार्बनिक खाद्य, इनमें स्थूल या भारी कार्बनिक खादों की अपेक्षा पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है।
बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका कम मात्रा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे देखो, प्राणीजात खाद्य का मतलब क्या होता है, मैन्योर एनिमल ओरिजिन, जो एनिमल से बनाया जाता है, जैसे सूखे हुए खून से ऊन, हड्डी की खाद, मछली की खाद, इन सब से। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, मैं बोल देता हूँ उनके लिए। नहीं दिखाई देगा, मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। और पहले लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप। पहला लिखा हुआ है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो दिस मैन्योर हैव लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट, सो दीज आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। एग्जाम्पल फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, सीवेज मैन्योर, मोलेसेस मैन्योर एंड प्लेसमेट। दूसरा लिखा हुआ है कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। These have more percent of nutrient in compared to bulky organic manure. So these are used comparatively in less quantity. Example क्या है इसका, के। अगला है मैन्योर ऑफ एनिमल ऑरिजिन, जो एनिमल से बनते हैं, जैसे ड्राइड ब्लड, बोन मैन्योर, फिश मैन्योर। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात सभी को, ठीक है। ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम बच्चे, बल्कि का मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल आते हैं। कंसनट्रेट का मतलब क्या है, जो लो क्वांटिटी में कम में आते हैं, ठीक है। और एनिमल का समझ क्या, जो एनिमल से मिलते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अब हम देखो बात कर रहे हैं कि जैविक खाद के उपयोग से मृदा का भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों अवस्थाओं में सुधार होता है। ये किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलना। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मृदा के भौतिक गुणों पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखो एक बात ध्यान रखना, अपनी जो मृदा होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, हम जानते हैं मिट्टी जितनी अच्छी पानी सोखती है उतनी क्या होती है, उपजाऊ होती है, उतनी फर्टिलाइजर क्षमता उसकी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। फर्टिलाइजर उतना ज़्यादा उसमें क्या होता है, यूज़फुल होता है ना। उसकी उर्वरकता क्षमता क्या होती है, उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो ध्यान रखना क्या होता है इससे, इससे रेतीली हल्की मृदा सघन तथा दाना संरचना की हो जाती है, हल्की भूरी और भुरभुरी हो जाती है, ठीक है। मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अब इससे क्या फायदा हुआ, ध्यान रखना, जब बारिश होती है तो मिट्टी जितनी ज़्यादा पानी सोखती है उतनी ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। और ध्यान रखना, मिट्टी जितनी पतली होगी, मतलब जितने दानेदार होगी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगी इस मिट्टी के अंदर, इजली अंदर आएगी। और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी उतनी ज़्यादा जीवाणु क्या होंगे, वो पैदा होंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगी, तो उतनी ज़्यादा क्या बढ़ जाएगी, उर्वरकता बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो यहाँ पहला और दूसरे पॉइंट में आपको बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट देखो, मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। पानी व वायु द्वारा मृदा अपरदन कम हो जाता है, जिससे मृदा संरक्षण होता है, ठीक है। मृदा ताप नियंत्रित रहता है, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, भूमि में जल अंत स्पंदन अच्छा होता है। देखो ये रट्टाफिकेशन, देखो याद करने लायक चीज़, जब समझ गोबर की खाद में पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो रटने वाला पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अगला है मृदा के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो बहुत ही सिंपल बात लिख रखी है यहाँ पे, मृदा के रासायनिक गुण की बात कर रखी है। देखो पहला लिखा हुआ है, पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, हार्मोन्स एंटीबायोटिक भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। सारी मृदा का पीएच का मान कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सारी मृदा का पीएच मान ज़्यादा होता है, कम होगा क्या होगा, उदासीन हो जाएगी। मृदा की सारिता तथा लवणता में क्या होता है, सुधार होता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को, ठीक है। आगे देखो इसका फोर्थ पॉइंट देख लो, मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। मृदा में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैविक खाद के उपयोग व अपघटन से मृदा में स्थिर तत्व विलेयशील होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, सातवां, मृदा में उभय प्रतिरोधी क्षमता और कैटायन एक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। तो देखो आपको मैडम ने पढ़ाया होगा, तो अगर आपने देखा होगा तो आपने टॉपिक पहले पढ़ रखा होगा कि ऐसा धनायन विनिमय क्षमता के बारे में ऐसा पढ़ रखा होगा आपने, अंदर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, दोलन मिलता है, मोशन मिलता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बाहर से आता है, इसमें को बाहर निकालता है, इसको क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय क्षमता CEC। इसका मात्रा क्या होता है, सेंटीमोल पर केजी, ठीक है। समझ गए सभी लोग। चलो तो मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव, अब देखो मृदा के जैविक गुणों के प्रभाव में बात कर लेते हैं। मृदा में लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि होती है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों को पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जैविक खादों में मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन व ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे सूक्ष्म जीव द्वारा मृदा होने वाली नाइट्रीकरण, अमोनीकरण तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। ये भी आपने पढ़ लिया होगा पहले सेकंड चैप्टर में, है ना। मृदा में वायुमंडल
से नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है ना, लिख लेना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है तीव्र गति से, ठीक है। और ये स्थिरीकरण कौन करते हैं? नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। जीवाणु जटिल पदार्थों को विचित्र कर आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। देखो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, जटिल होते हैं, तो जीवाणु क्या करते हैं, उनको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। चलो अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो। पहला लिखा हुआ है इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है? तो पहला लिखा हुआ है, देख लो आप, लाइट सैंडी सॉइल बिकम डेंस एंड ग्रैनुअल एंड हैवी सॉइल बिकम लाइट एंड लूज एज अ रिजल्ट, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बता दिया। सर्कुलेशन, सॉइल में सर्कुलेशन बढ़ता है, एयर सर्कुलेशन बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन सॉइल एरोजन बाय एयर एंड वाटर विच लीड इन सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन होता है, कंट्रोल होता है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। तो ये आप सारे पॉइंट उतार लेना। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सिंपल से क्या याद रखना है? पीएच का वैल्यू आपको याद रखना है। हार्मोन्स और एंटीबायोटिक इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अल्कली और सॉल्टिनिटी ऑफ सॉइल क्या होती है? इम्प्रूव हो जाती है और अच्छे से आती है। कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती है, आपने कार्बन नाइट्रोजन रेशो पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। बफर कैपेसिटी या कार्बन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सीसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और सीसी क्या होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमोल पर केजी। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे क्या होता है, तो ध्यान रखना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ अमाउंट में क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जो इन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ, सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया द न्यूट्रिएंट आर इजीली अवेलेबल टू द प्लांट। देखो क्या बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है। मान लो मेरे पास में कोई एक ऐसा मैटर है, लेकिन तो और ये कोई मैटर है मिट्टी में, ठीक है, लेकिन कुछ दे नहीं रहा है, मिट्टी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं दे रहा है, लेकिन बैक्टीरिया क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे वो मिट्टी में क्या हो जाएगा, आसानी सॉल्युबल हो जाएगा, जिससे मिट्टी में क्या बढ़ जाएंगे, न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे, मिनरल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है। ध्यान रखना, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट आयन में। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है? ये नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो सभी लोग ध्यान से समझ लेना। आगे हम बात करने वाले हैं अब इम्पॉर्टेंट जैविक खाद्य उर्वरकों में भेद, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ध्यान रखना, ये फर्टिलाइजर मैंने आपको इधर वाले चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से समझा दी थी, ये वाले, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से इसको मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था कि इसको आपको कैसे याद करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कुल मिला के चीज़ ध्यान रखना, जो जैविक या कार्बनिक खाद होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और जो ये उर्वरक होते हैं ना वो इतने यूज़फुल नहीं होते भाई। वो क्या करते हैं, क्रॉप्स, देखो ध्यान रखना, जितने भी अपने ये जैविक कार्बनिक खाद होते हैं ना, ये मिट्टी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, और उर्वरक क्या करते हैं, हमेशा मिट्टी को नुकसान पहुँचाएंगे, है ना। तो ये हमेशा हर चीज़ में अच्छे होंगे और ये हर चीज़ में हमेशा क्या होंगे, बुरे होंगे। तो ये चीज़ को से हम करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये पेड़ पौधे तथा जंतुओं के भागों तथा अवशेष पदार्थों को सड़ाकर बनाए जाते हैं। बिल्कुल, जीव जंतुओं से बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, रासायनिक क्रियाओं से बनाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये सभी आवश्यक तत्व उपस्थित रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तुम जानते हो इनमें कोई दो ही ज़्यादा मिलेंगे। जैसे तुमने यूरिया पढ़ा था, ठीक है, या तुमने कैन पढ़ा था, तो कैन में क्या था, याद करो, कैल्शियम ज़्यादा था। तो इसमें कोई एक या दो ही पोषक तत्व होते हैं, इसमें क्या होता है, सब बराबर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, या ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। हर एक प्रकार के पोषक तत्व इसके अंदर मिलते हैं। हो गया। अगला देखो, पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति धीरे धीरे होती रहती है, प्राप्ति 1-2 वर्ष तक मृदा में बनी रहती है। देखो ये तो क्या होती है, फटाक से आप, ऐसा नहीं होगा कि आज ही आपने गोबर खाद या फिर कंपोस्ट खाद डाला और इसमें मृदा की उर्वरकता बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। ये कम से कम 1-2 साल का टाइम ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वीक लग जाता है, सारे जितने पोषक तत्व है पौधों को 1 वीक मिल जाता है, तभी तो यहाँ पे पौधों की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है बस। लेकिन मिट्टी क्या हो जाती है, खराब। यहाँ पौधों की वृद्धि धीरे होती है, लेकिन मिट्टी क्या रहती है, अच्छी रहती है, ठीक है। चलो आगे क्या है, फोर्थ नंबर, इन खादों को फसल की बुआई से पहले प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग करने के काफ़ी समय पश्चात जब ये सड़ जाता है पौधों को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, विलेयशील अवस्था में होते हैं, तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, बस ये एक फ़ायदा है इनका। मृदा में जलदान क्षमता क्या होते हैं, बढ़ जाती है। ये क्या करते हैं, ये मतलब जलदान क्षमता नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। मृदा में वायु संचार सुधरता है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पौधों के क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, वृद्धि संतुलित करते हैं, भाई जो भी पोषक तत्व होते हैं उनमें संतुलन प्रदान करते हैं, लेकिन ये कोई भी संतुलन प्रदान नहीं करते हैं। ये तो और मतलब क्या करते हैं, एसिडिक या बेसिक बना देते हैं। समझ में आ गई बात, तो एक बार इसको नोट कर लो। तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे बात कर लें।
पहला। अब अगला पॉइंट देखो, इधर कौन सा जैविक वाला था और इधर उर्वरक वाला था, ठीक है। देखो इसके प्रयोग से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, इसमें नहीं रहता है। मृदा ताप अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है। इस प्रयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाने से इनका अपरदन में कमी होती है, ठीक है। मृदा का कटाव नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, इरोजन हो जाता है, मृदा अपरदन होता है। अधिक मात्रा में प्रयोग से मृदा पर हानि का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें तो नहीं पड़ता, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रभाव कर दिया तो आप पता है ना, अगर यूरिया ज़्यादा यूज़ कर लिया तो मिट्टी कैसे हो जाएगी आपकी, एसिडिक हो जाएगी। समझ में आ गई बात। आगे देखो 12 नंबर, खादों के प्रयोग से मृदा में उपस्थित अविलेय तत्व विलेय रूप में प्रत्युत हो जाते हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से कार्बनिक अम्ल बनते हैं, लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिक्स होता है। इसमें फसलों की जल मांग क्या होती है, बढ़ती है। अगर तुम इनका यूज़ करोगे ना तो मिट्टी तो अपनी फसलों में कम पानी देना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होती है, जल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका। अगला क्या है कि बफरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, प्रत्यारोधन क्षमता बढ़ती है ना। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो देखो ये हर चीज़ में आगे होंगे, ये हर चीज़ में कम होंगे। इसमें से कम आपको 10 से 12 पॉइंट याद रखने, लेकिन उतारने सारे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो, चलो समझो ध्यान से। ऑर्गेनिक मेन्यू में लिखा हुआ है दे आर फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन एंड देयर पार्ट्स। सही बात है। इनका ये कैसे फॉर्म्ड होंगे, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको, जैसे अपन गोबर खाद बनाना है, अपन सॉरी डंग मैन्यूर बना रहा है, तो आप क्या करोगे, जो जितनी भी पत्तियाँ होती है, जो खराब पत्तियाँ होती है पेड़ पौधों के, प्लांट्स की, जो एक्स्ट्रा जो लीफ वगैरह होती है, उनको सड़ा के गला के ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। उनको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। लेकिन इनमें ध्यान रखना, ये केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है, फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, all the element essential to plant are present but the quantity of nutrient is not dense, ठीक है। ये क्या बोला, quantity of nutrient very dense but is have only on what two essential nutrient। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हर टाइप के न्यूट्रेंट अवेलेबल होते हैं, हर टाइप का, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरोन, सब तरह के। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई एक या दो ही रहेंगे। जैसे तुमने कैन पढ़ा था, याद करो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा था। इसमें क्या था, कैल्शियम था। या डीएपी पढ़ा था, डाई अमोनियम फॉस्फेट, या फॉस्फेट आयन ही था। यूरिया पढ़ा था, या उसमें नाइट्रेट आयन ही था। तो कोई एक या दो न्यूट्रेंट होते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, हर एक तरह के न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। आगे देखो, ध्यान रखना, इसमें जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ना, वो स्लोली प्लांट्स को मिलते हैं। भाई 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रेंट्स मिलते हैं क्या होता है, वीक में मिल जाते हैं। समझ में आ गई बात। चलो बस इसका यही एक फ़ायदा है, बस ये प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ा देता है, लेकिन ये क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन ये सॉइल की ग्रोथ क्या कर देते हैं, कम करते हैं। सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उर्वरकता क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। चलो समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं 4th नंबर देखो, दैट मैन्यूर आर यूज्ड मच टाइम बिफोर सोविंग द क्रॉप्स as these are available to plant after long time when then are decompose after applying। देखो ये बहुत लॉन्ग टाइम बाद में क्रॉप्स को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये प्लांट में जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं सॉरी, ये प्लांट में क्या जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, तो क्विकली मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इनके फ़ायदा ज़्यादा है, इनके फ़ायदे बहुत क्या हैं, कम है। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना, ये हर चीज़ में क्या होंगे, अच्छे होंगे, ये हर चीज़ में क्या होंगे, बुरे होंगे। कहीं कहीं अच्छे हैं, मतलब अगर जल्दी फसल उगानी है, जल्दी क्रॉप्स को अगर क्या करना है, ग्रोथ करनी है, तो इनका यूज़ कर लेते हैं। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखना, लिखा हुआ है दीज आर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लेकिन ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एयर सर्कुलेशन ऑफ एयर क्या होता है, इंप्रूव रखते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, असेंशियल एलिमेंट्स बैलेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर, इसमें जो असेंशियल एलिमेंट है वो रेगुलर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन नाइट्रेट रेशो क्या होता है, मेंटेन रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। गुड इफेक्ट ऑन सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर क्या करते हैं, सॉइल टेम्परेचर को सही रखते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा है, क्योंकि इसमें इतना समझाने लायक कोई नहीं, आप पढ़ के भी समझ सकते हो आराम से। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्रीज सॉइल फॉर देयर ड्यू टू विच सॉइल एरोजन डिक्रीजेस, यहाँ पे नो इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, नो हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू द एक्सेस, अगर देखो इनका एक्सेस में यूज़ कर लो तो ये कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते प्लांट के लिए, लेकिन अगर तुम्हें इनको ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ये प्लांट के लिए और पौधों के लिए या फिर मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर तुम यूरिया का ज़्यादा यूज़ करोगे तो यूरिया कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो बताओ मिट्टी को या सॉइल को कैसा कर देगा, एसिडिक कर देगा, ठीक है, समझ गए। चलो 12 नंबर देख लो, ध्यान रखना, ये इनसॉल्युबल, ध्यान रखना जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं इनको सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए प्लांट्स को आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है।
ये ध्यान रखना, वाटर रिक्वायरमेंट है ना क्रॉप्स की, उसकी क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं। भाई अगर तुम इनका यूज़ करोगे तो तुम्हें अपनी क्रॉप्स में कम से कम पानी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इनका यूज़ कर रहे हो तो वाटर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा क्रॉप्स में, ठीक है। यूजिंग मैन्यूर द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइलिंग, ध्यान रखना बफरिंग कैपेसिटी क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, ये बफरिंग कैपेसिटी क्या करते हैं, कम कर देते हैं, कम करते हैं या फिर कोई इफेक्ट नहीं डालते, दोनों में से कोई एक बात होगी। आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ मैंने आपको जितनी भी चीज़ें समझाई है ना, मैं सभी बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो रेगुलर वीडियो को देखते रहना, है ना। देखो मैं आपके लिए कम से कम, जैसे मैंने प्योर केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बनाए हैं, मैं आपके लिए हर एक चैप्टर के लिए कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो कम से कम मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन क्रिएट करूँगा। कितने, 1000 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके फुल फॉर्म में रहेंगे, मतलब आपको वीडियो देखना और उन क्वेश्चन को नोट करते चलना है। समझ में आ गई सबको बात। बस मैं तैयार कर रहा हूँ, देखो मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा मैटर तैयार करने में लगा हूँ, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जैसे मैंने प्योर केमिस्ट्री में, अगर आपने किसी ने देखा होगा, तो मैंने उनके लिए क्वेश्चन बना दिए, हर एक चैप्टर के कम से कम 50-60 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। ताकि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक, वो तो आपके 2 ही पेपर हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको मैं इतने क्वेश्चन बना के दूंगा, मैंने कहा ना 1000 क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा। समझ में आ गई बात। वो 1 लाइनर होंगे, वो 1 नंबर के होंगे, वो 2 नंबर के होंगे, और वो 4 नंबर के होंगे, और वो 3 नंबर के होंगे। हमारे बोर्ड में यही पैटर्न आता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, कभी कभी 3 का कोई 1 आता है, कोई 2 आता है, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके से पैटर्न करके दूंगा, तो आप टेंशन ना लेना। जो बच्चे सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं। और कोई टॉपिक अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, सर ये हमें वापस समझा दो, मैं आपको वापस समझा दूंगा, ठीक है। और एक बात मैं सभी बच्चों को और बता देना चाहता हूँ, जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी तो आप बोलोगे सर आपने तो हमें ऐसे पढ़ाया, कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि ये जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा मैं इसको आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, और आपको साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। समझ में आ गई बात यहाँ तक सभी बच्चों को, ठीक है। और एक बात और सुन लेना, जब भी क्वेश्चन आपके पास आए, उन क्वेश्चन को आप एक न्यू कॉपी में करोगे। समझ में आ गई बात। चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, चाहे आपने उसको कहीं से पढ़ाओ, किसी से पढ़ाओ, मैं नंबर 1 चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और नंबर 12 तक जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप लोग बिल्कुल याद करना सीख जाते हो, और उनको बाकायदा नोट करना है, चाहे वो कितने भी क्वेश्चन हो, आपको उनको कवर करते हुए चलना है। आई थिंक आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और देखो बच्चों, साथ ही साथ पढ़ाई करते चलो, ठीक है। और मैंने अपना एक ब्लॉगर बनाया है ना, उस ब्लॉगर का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, है ना। तो एक बार थोड़े मेरे नोट्स प्रिंट हो जाएँ, प्रिंट होने के बाद मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स की टेंशन मत लेना, आपको शायद मैंने नोट्स अगर हो सका तो मैं दे दूंगा आपको, है ना। तो इंग्लिश, खास कर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती होगी, कोई बात नहीं बेटा लोग, आप टेंशन ना ले, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कोई टेंशन ना ले, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो इस चीज़ को आप रेगुलर ध्यान रखना, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, उस चीज़ को रेगुलर पढ़ो, देखो, समझो, और नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। और देखो टेस्ट का जो शेड्यूल है, बहुत कम बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मुझे पता है कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, तो ये गंदी बात है। टेस्ट रेगुलर दो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्योर केमिस्ट्री के बच्चे हैं बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट बाकायदा देते हैं, टेस्ट पेपर भेजते हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ को नोट करते हैं। तो तुम्हें भी वही काम करना है, तुम कोई अलग से थोड़ी ना हो रहे हो यार, तुम भी तो उतनी मेहनत कर रहे हो, तुम भी तो इतने वीडियो देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, नोट कर रहे हो, तो उसके अंदर आप लापरवाही नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। लापरवाही नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि कोरोना टाइम चल रहा है, मुझे नहीं पता स्कूल कब खुलेगी, ना तुम्हें पता है, ठीक है, हमें पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम्हें पता है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम तो होगा, वही होगा फेब मार्च में, कन्फर्म है, फेब मार्च में बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आपको अपनी रेगुलर स्टडी करनी है, टाइम से टेस्ट दो, टाइम से वीडियोस देखो, क्वेश्चंस का पैटर्न भेज दूंगा, उसके हिसाब से आप रोज क्वेश्चन को उतारते चलना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो समझाने वाला पार्ट होगा वो मैं आपको बिल्कुल बोर्ड पे समझाऊंगा लाइव खड़े होके, ठीक है। चलो, और जितने मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो उसको बिल्कुल याद करते हुए चलना है। किसी चैप्टर को 2 बार नहीं करना है कि वो चैप्टर कहीं और पढ़ रखा है तो वापस जब मैंने पढ़ा तो उसको वापस नोट कर लो, ऐसा नहीं करना है, बस आपको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर 2 सेम चैप्टर अगर आपने कहीं और से पढ़े हैं तो आप उसको रिवाइज कर लो, आप उसको डेवलप में उतार लो, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को तो आपको एक न्यू कॉपी डाल के नोट करना है, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब मैं वीडियो को यहाँ कर रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ, जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं इस चीज़ को, एक चीज़ आपको सिखाता हूँ, उसको सीख लो आप लोग, ठीक है। चलो सिखाता हूँ।
चलो जितने बच्चे भी सुन रहे हैं, देखो मेरा एक अलग से मैंने एक टॉपिक खोला है यहाँ पे, मतलब एक मैंने यूट्यूब का पेज खोल दिया अपना, ठीक है। यूट्यूब के पेज पे मैंने कोई अपना एक अदर चैनल खोला हुआ है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो ये सब्सक्राइबर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे एक बेल आइकन आता है। देखो इस बेल आइकन को तुम्हें इस फॉर्म में लेके आना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो बता दो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ क्या आ रहा है, ऑल, पर्सनलाइज, नॉन। जब तुम लोगों ने सब ये कर रखा है ना, इससे क्या होता है, मैं कोई वीडियो का डालता हूँ ना, तुम्हारे पास नहीं आता। मान लो मैं कभी ग्रुप में कोई शेयर नहीं कर पाया, तो होता है क्या है, तुम्हारे पास पहुँच ही नहीं पाता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ जाना है, मेरे चैनल पे नाम लिखना, यहाँ पे आएगा ऑल लिखा हुआ। तो तुम्हें क्या कर देना है, इसको इस तरीके से इस तरीके के आइकन में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। इससे क्या होगा, तुम्हें मेरी जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, तुम्हारा उसका नोटिफिकेशन आएगा कि नैन सर ने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसको हमें देखना है। आई थिंक यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।